हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायो क्लास। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं 7th चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की। ओके, तो इसको बच्चों हम एनसीईआरटी से कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर बेसिकली हमारे जो 5 टॉपिक्स से इंक्लूड होंगे, एनिमल टिश्यूज़ और ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। अर्थ होम की हम टाइप स्टडी यहाँ पढ़ेंगे, कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे और फ्रॉग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम कुछ बेसिकली ये जान लेते हैं कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स को हम किस वे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली बच्चों, इसमें हम जो एनिमल्स हैं किस तरीके से उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, कैसे कौन से टिश्यूज़ उसके अंदर इंक्लूड होते हैं, क्या क्या फंक्शंस उनके रहते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम 3 ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पर ब्रीफली पढ़ने वाले भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारे लास्ट चैप्टर्स थे बच्चों, उसमें हमने पढ़ा बेसिकली कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं। ये टर्म्स आपको क्लियर भी होनी चाहिए। यूनिसेलुलर जहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है उसकी फॉर्मेशन एक सिंगल सेल से ही हुई है, सभी फंक्शंस भी उसी से परफॉर्म होते हैं। और मल्टीसेलुलर जहाँ पर 2 और मोर देन 2 सेल्स, हमारी ग्रुप ऑफ सेल्स आप कह सकते हो, प्रेजेंट है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर में बच्चों अगर सेल ही एक प्रेजेंट है तो वहाँ पर जो फंक्शंस हैं, डाइजेशन, रेस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, ये सारे परफॉर्म भी सिंगल ही सेल करेगी। लेकिन बच्चों अगर कॉम्प्लेक्स बॉडी हो और मल्टी सेलर एनिमल है कोई, तो उसमें बहुत सारे फंक्शंस होंगे, वो डिफरेंट ग्रुप है सेल्स के वो परफॉर्म करने वाले हैं। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों अगर हम बात करें मल्टी सेलर एनिमल्स की, मल्टी सेलर एनिमल्स में बच्चों किस तरह से फंक्शंस परफॉर्म होंगे, होता क्या है, पहले मल्टी सेलर एनिमल में ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है ये हम जानेंगे। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, यानी कि सेम सेल्स का एक ग्रुप है जिनके साथ साथ इंटरसेलर सब्सटेंसेस, साथ में इंटरसेलर सब्सटेंसेस यानी कि सेल्स के बीच में जो स्पेस है वहाँ पर बहुत सारे सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट है। तो ये सेल्स प्लस दीज सब्सटेंसेस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, वो मिल करके कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं, टिश्यू। क्या कहेंगे, टिश्यू। अब तो आपने बेसिकली पढ़ा होगा ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सेम वही समझना है कि वो सभी मिल करके जो सेम टाइप की जो सेल्स हैं उनके बीच में जो इंटरसेलर सब्सटेंसेस हैं वो मिलकर के पर्टिकुलर एक फंक्शन परफॉर्म करती हैं, और इसी ऑर्गेनाइजेशन को बच्चों हम कहेंगे टिश्यू। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के अंदर बच्चों बेसिकली हमारे 4 बेसिक टाइप के टिश्यूज़ रहती हैं। ये स्पेसिफिक पोर्शन में अरेंज्ड होती हैं। इनका पैटर्न भी लाइक स्टमक के अंदर है, लंग्स के अंदर, हार्ट, किडनी, सब के अंदर जो पैटर्न है ऑर्गन्स के अंदर वो फिक्स रहता है। 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन्स हैं बच्चों हमारे, वो एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। कैसे, फिजिकल और केमिकल इंट्रैक्शन के थ्रू। 10th क्लास में आपने केमिकल कोऑर्डिनेशन का वो चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमने पढ़ा था किस तरह से हमारा जो बॉडी है, ऑर्गन्स है, सभी कोऑर्डिनेट करते हैं। तो यहाँ पर इसी लाइन को एक्सप्लेन किया गया है कि हमारे 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन्स हैं, उनके फंक्शंस मिल करके कैसे इंटरेक्ट करके फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ये सभी बच्चों टिश्यूज़ ने मिलकर ऑर्गन्स की फॉर्मेशन की और ऑर्गन्स ने मिलकर ऑर्गन सिस्टम की। अब ऑर्गन सिस्टम लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पायरेटरी सिस्टम है। तो इस तरीके से बच्चों सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम ये मिल करके हमारा पूरी बॉडी का एक स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं। ओके, साथ में यहाँ पर बच्चों डिवीज़न ऑफ लेबर भी एग्जिबिट करता है। डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब होता है बच्चों पर्टिकुलर, जैसे मान लो इसके अंदर हमारी बहुत सारी सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं यहाँ पर ये, तो डिवीज़न ऑफ लेबर यानी कि सब ने अपना अपना काम डिवाइड कर लिया है। ठीक है, पर्टिकुलर हमारा जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, सभी अपना अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे। लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें ऑर्गन सिस्टम में, तो इसका फंक्शन अलग है, ये अलग परफॉर्म करेगा। रेस्पायरेटरी सिस्टम हमारा अलग है, अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा। ओके, तो बच्चों अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज़ एनिमल टिश्यूज़। बेसिकली हमने अभी तक पढ़ा कि जो सेल्स हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उनके फंक्शंस भी अलग अलग रहते हैं। तो टिश्यूज़ को बच्चों हम अलग अलग 4 कैटेगरीज में यहाँ पर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है एपिथेलियल, सेकंड है कनेक्टिव, थर्ड है मस्कुलर एंड फोर्थ है हमारा न्यूरल टिश्यू। तो बेसिकली आपने देखा यहाँ पर हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले बच्चों जो हमारा टिश्यू आया है वो है एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा टिश्यू है हमारा, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में बच्चों अगर हम बात करें एपिथेलियल, तो इसको हम एपिथेलियम भी बोल देते हैं।
ये टिश्यू बच्चों फ्री सरफेस इसका होता है बिल्कुल, और या तो ये बॉडी फ्लूइड की तरफ, लाइक अगर हम बात करें ये यहाँ पर हम बात करें, या तो ये बॉडी फ्लूइड यानी कि बॉडी की इस तरफ फ्लूइड है, या तो इसे फेस करेगा, या आउटसाइड जो एनवायरनमेंट है इसे, यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये सबसे जो फर्स्ट कवरिंग है वो देता है किसी भी सेल को, किसी भी पार्ट को। साथ में बच्चों ये कवरिंग और लाइनिंग देने के साथ साथ हमारी बॉडी को ये हम कह सकते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी एक प्रोवाइड करता है। इंटरसेल्युलर इस मैट्रिक्स इसमें प्रेजेंट होता है। दो तरह के एपिथेलियल टिश्यूज़ बच्चों हैं हमारे यहाँ पर, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम में सिर्फ सिंगल लेयर्स से ही जो सेल्स हैं वो बनी हुई होंगी, सिंगल लेयर की सेल्स होंगी हमारी वहाँ पर, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें सिर्फ सिंगल लेयर, ओके, कोई ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं होगा, सिर्फ एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होगी। और फंक्शन है हमारे कैसे करेंगे वो, हमारी बॉडी कैविटी को लाइनिंग देने का। लाइक अगर हमारा ये हम कोई भी पार्ट बात करें तो यहाँ पर इसको सिर्फ एक लाइनिंग प्रोवाइड करती है और कोई खास फंक्शन इनका नहीं रहता है। डक्ट्स को हमारी लाइनिंग प्रोवाइड करती हैं, ट्यूब्स को लाइनिंग प्रोवाइड करती हैं। लेकिन जो कंपाउंड एपिथेलियम है बच्चों, उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा सेल्स की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, और इनका फंक्शन प्रोटेक्टिव फंक्शन भी होता है, जैसे हमारी स्किन प्रोवाइड करती है हमें प्रोटेक्शन का। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया भी था, ये प्रोटेक्शन का फंक्शन हमें देती है। लाइक मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब वही एक तरह से हमें प्रोटेक्ट ही करके रखती हैं वो। स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस के बेसिस पर बच्चों हम सिंपल एपिथेलियम है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। ठीक है, 3 पार्ट हमारे यहाँ पर रहेंगे स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम के अंदर जो सेल्स हैं बच्चों हमारी वो कैसी होंगी, पॉलीगनल सेल्स होती हैं, टिल्ट लाइक पॉलीगनल सेल्स होती हैं हमारे यहाँ पर। या पहले आपने समझना है, डायग्राम में हम बात करेंगे फिर। यहाँ पर सिंगल लेयर जो थिन लेयर है बिल्कुल सेल्स की, और सिंगल लेयर प्रेजेंट होगी। फ्लैटेंड सेल्स इसके अंदर होंगी जिसकी जो बाउंड्रीज हैं वो टोटली क्या होती हैं, इरेगुलर बाउंड्रीज होंगी। ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम ये रहा हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी जो बाउंड्रीज हैं बच्चों वो इरेगुलर है। ठीक है, कोई ऐसे नहीं है कि फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। सिंगल सेल हमारा यहाँ पर थिन लेयर्ड सेल्स हैं, और यहाँ पर पॉलीगनल साइज आप सेल्स देख सकते हो, पॉलीगनल शेप्ड। ठीक है, यहाँ पर आप जो सेल्स हैं उनकी शेप को आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। बेसिकली बच्चों जो हमारी स्क्वैमस एपिथेलियम है कहाँ प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स हैं उनके अंदर, लंग्स के एयर सैक्स के अंदर, और साथ में जो इनका फंक्शन है वो क्या रहता है, डिफ्यूज़न बाउंड्रीज़ का। ये डिफ्यूज़न बाउंड्रीज़ की तरह भी फंक्शन परफॉर्म करती हैं, यानी कि डिफ्यूज़न के फंक्शंस में भी हमारी स्क्वैमस एपिथेलियम जो टिश्यू है वो इन्वॉल्व होता है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम बच्चों सॉरी, सेकेंड आता है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये हमारा बना होता है वही सेम एज इट इज सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स का। क्यूबॉइडल यानी कि क्यूब लाइक सेल्स। ठीक है, आपने ऐसे समझना है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्यूब लाइक सेल्स हमारी प्रेजेंट होंगी। कॉमनली कहाँ पर प्रेजेंट होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, ये जो हमारी डक्ट्स हैं या ग्लैंड्स की जो डक्ट्स होती हैं उनके अंदर, ट्यूबुलर पार्ट है नेफ्रॉन का किडनीज में उनके अंदर। और जो इनका मेन फंक्शन है बच्चों वो रहता है सिक्रीशन का एंड एब्जॉर्प्शन का। उसके बाद जो एपिथेलियम है हमारा, पीसीटी आपने पढ़ा होगा, जो हम किडनी में जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एक डीसीटी होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो उनके अंदर बच्चों ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज़ माइक्रोविलाई। ठीक है, तो जो एपिथेलियम है किडनीज़ के अंदर अगर वो प्रेजेंट है, पीसीटी के अंदर अगर वो है, तो उसके अंदर माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होती हैं। और माइक्रोविलाइज का फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया इंक्रीज़ करना। उसके बाद बच्चों हमारा एक बार हम इसे डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम, यानी कि क्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, क्यूब लाइक सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगी हमारी, ये सभी क्यूब लाइक सेल्स यहाँ से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम क्या है, इसके अंदर भी हमारी सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ पर टॉल एंड सिलेंड्रिकल सेल्स हमारी प्रेजेंट होंगी। इनकी जो न्यूक्लियाई है यानी कि जो न्यूक्लियस है इनके बेस में प्रेजेंट होगा। फ्री सरफेस अगर है तो माइक्रोविलाई प्रेजेंट हो भी सकती हैं और नहीं भी। साथ में हमारी जो स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग होती है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है टिश्यू, और ये सिक्रीशन में और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अगर कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स में सीलिया प्रेजेंट हो, सीलिया समझते हैं, थ्रेड लाइक जो हमारे स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मूवमेंट में बेसिकली हेल्प करते हैं, अगर ये यहाँ पर प्रेजेंट हो उनके फ्री सरफेस के ऊपर, तो उन्हें हम कहेंगे सीलिएटेड एपिथेलियम। बट सिर्फ अगर सीलिया प्रेजेंट है तब, ठीक है, तो अब हम उन्हें क्या कहेंगे, सीलिएटेड एपिथेलियम।
और जैसा कि हमें पता है सीलिया का जो फंक्शन है, मूवमेंट का फंक्शन है पार्टिकल्स को मूव करवाने का या पर्टिकुलर म्यूकस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करवाने का एपिथेलियम के ऊपर। तो ये हमारा फंक्शन रहेगा। और बेसिकली ये हमारे प्रेजेंट कहाँ रहेंगे, इनर सरफेस होता है जो होलो ऑर्गन्स का, लाइक ब्रोंक्योल्स है होलो ऑर्गन्स, यानी कि जो अंदर से होलो जो पार्ट उनके अंदर है स्पेस प्रेजेंट होगा, लाइक ब्रोंक्योल्स के अंदर हो सकता है, फैलोपियन ट्यूब्स में हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों, ये हमारा कॉलमनर, ये एपिथेलियम प्रेजेंट है यहाँ पर, ये यहाँ पर। ठीक है, यानी कि सीलिया, ये तो सीलिएटेड एपिथेलियम हुआ, ये है हमारा सीलिएटेड एपिथेलियम, यहाँ पर ये सीलिया प्रेजेंट है सभी। और ये हमारा बेसिकली जो कॉलमनर सेल्स है यहाँ पर शो कर रखा है, हमने पढ़ा था इसकी लॉन्ग और सिलेंड्रिकल फॉर्म्स होती हैं। न्यूक्लियाई है जो बेस में प्रेजेंट होगी, और यहाँ पर ये अगर सीलिया प्रेजेंट है तो उसे हम सीलिएटेड एपिथेलियम का नाम दे देते हैं। ठीक है, अगर हम आगे बात करें बच्चों, इसी के अंदर बहुत सारे कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स ऐसी भी होती हैं जो स्पेशलाइज्ड होती हैं सिक्रीशन के लिए, जिन्हें हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। यानी कि कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स अगर सिक्रीशन में के लिए स्पेशलाइजेशन है उनकी, उनका फंक्शन ही मेन सिक्रीशन का है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। बेसिकली दो तरह की होती हैं, यूनिसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स, यानी कि जिनके अंदर ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं, जैसे हमारी एलिमेंट्री कैनाल में गॉबलेट सेल्स हैं। ठीक है, ग्लैंडुलर सेल्स मतलब ग्लैंड्स जिनके अंदर इंक्लूडेड हैं। गॉबलेट सेल्स होती हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, ये हमने डाइजेशन सिस्टम में पढ़ा भी था क्या फंक्शन होता है इनका। और मल्टी सेलुलर है, कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स, यानी कि जहाँ पर स्लाइवरी ग्लैंड है जैसे, जिसके अंदर क्लस्टर मतलब गुच्छा, ग्रुप है सेल्स का बहुत सारा, अगर वो प्रेजेंट है। साथ में ही इनको हमने आगे भी डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोरिंग ऑफ देयर सिक्रीशंस। ग्लैंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये आपने 9-10 क्लास में भी पढ़ा होगा इसके बारे में। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बच्चों बेसिकली जो हमारी सिक्रेट करती है म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स। दीज प्रोडक्ट्स आर रिलीज थ्रू डक्ट्स और ट्यूब्स, यानी कि एक्सोक्राइन हमारी बॉडी के अंदर ही सिक्रेशन करती हैं डक्ट्स के थ्रू। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये जो प्रोडक्ट्स हैं बच्चों, ये डक्ट्स के थ्रू सिक्रेट होते हैं, जबकि एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होंगी उनके अंदर डक्ट्स प्रेजेंट नहीं होंगी। ठीक है, तो आपने ध्यान देना है, जो एक्सोक्राइन है उनके अंदर उन्हें हम डक्टेड ग्लैंड्स भी बोल देते हैं, और एंडोक्राइन हमारी डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। जैसे अगर इन्हें हॉर्मोन्स को सिक्रीट करना है तो ये डायरेक्टली उसको ब्लड की फ्लूइड में ही सिक्रीट करती हैं, और वहाँ से उसके बाद वो जो प्रोडक्ट है या जो भी सिक्रीशन है वो एज इट इज़ ब्लड के थ्रू अपने जहाँ भी उसे फंक्शन वहाँ पर पहुँच जाएगा। उसके बाद हमारा आता है कंपाउंड एपिथेलियम। ये बच्चों इसके अंदर एक से ज़्यादा लेयर्स हमारी प्रेजेंट होती हैं, मल्टी लेयर्ड इसको हम बोल सकते हैं। लिमिटेड रोल रहता है इसका सिक्रीशन में और एब्जॉर्प्शन में। मेन फंक्शन इसका होता है केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेसेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देना, यानी कि केमिकल स्ट्रेस की कंडीशन है। स्ट्रेस यानी कि एक तरह से कोई इशू यहाँ पर, कोई फोर्स यहाँ पर, कोई अननेसेसरी इशू यहाँ पर क्रिएट हो गया है, तो उससे प्रोटेक्ट कौन करता है, हमारा कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। साथ में ये हमारी जो ड्राई सरफेस होता है स्किन को, उसे कवर अप करके रखते हैं। बक्कल कैविटी है उसको मॉइस्ट सरफेस प्रोवाइड करते हैं। फेरिंग्स को मॉइस्ट सरफेस प्रोवाइड करते हैं। हमारी स्लाइवरी ग्लैंड्स की जो डक्ट्स होती हैं उनकी इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं, और पैनक्रियाटिक डक्ट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। एपिथेलियम जो टिश्यू है बच्चों, अब देखो एक चीज़ है, वो इंटरसेलर मटेरियल के थ्रू एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर हम बेसिकली 3 तरह के जंक्शंस की भी बात करने वाले हैं कि सभी के सभी एनिमल टिश्यूज़ में कुछ स्पेशलाइज जंक्शंस प्रोवाइड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो उन्हें प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक, यानी कि उन्हें ज्वाइंट करने के बाद उन्हें कुछ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक प्रोवाइड करेंगे इंडिविजुअल सेल्स से। तो 3 तरह के हम यहाँ फंक्शंस जो सेल जंक्शन है वो पढ़ने वाले हैं, उनके फंक्शंस को भी हम देखेंगे। तो अगर बच्चों जो एपिथेलियम है और जो बहुत सारे टिश्यूज़ हैं उनके बेसिस पर हम देखें तो हमारे 3 तरह के यहाँ पर जंक्शंस आएंगे, टाइट जंक्शंस, एडियरिंग जंक्शंस एंड गैप जंक्शंस। टाइट जंक्शंस होते हैं बच्चों जो सब्सटेंसेस को लीकिंग से प्रिवेंट करते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो सब्सटेंसेस की लीकिंग को स्टॉप करते हैं बहुत टाइटली 2 सेल्स के बीच में, या हम कह सकते हैं अगर जंक्शन प्रेजेंट है तो ये बहुत टाइट जंक्शंस होते हैं, ये सब्सटेंस की लीकिंग नहीं होने देते। एडियरिंग जंक्शन है बच्चों, ये हमारा सीमेंटिंग का फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी कि चीज़ों को हम कह सकते हैं पेस्टिंग का काम कर सकता है, मतलब जोड़ने का काम करता है नेबरिंग सेल्स से, एक सेल को दूसरी सेल से सीमेंटिंग का यानी कि ज्वाइंट करने का फंक्शन ये परफॉर्म करेगा। गैप जंक्शन क्या है बच्चों, ये फैसिलिटेट करता है सेल को दूसरी सेल से कम्युनिकेट करने में, किस तरह से, उनके साइटोप्लाज्म के थ्रू उन्हें कनेक्ट करके
जिससे क्या हो सके ट्रांसफ़र ऑफ आयंस है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं और जो बिग मॉलिक्यूल्स हैं वो एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसपोर्ट हो सके। यानी किस तरह से यहाँ पर ये जंक्शन, यहाँ पर गैप जंक्शन, यहाँ पर अगर छोटे छोटे गैप्स प्रेजेंट हैं तो उन्हें हम गैप जंक्शन कहेंगे, जो एक सेल से दूसरी सेल्स के अंदर जो भी मटेरियल का जो ट्रांसपोर्ट है उसे फैसिलिटेट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए आपने पढ़ लेना है, बाकी जो कनेक्टिव इशू है वो हम कल डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप बताएं, उसे हम कल टॉपिक में ही इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ तक आज आपने पढ़ लेना है।